Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 3. Students, yesterday we started a new story and the name of that story was The Wooden Bowl, and it was a story of a family which was living in Germany, and there were three people in that family. First was Kurt. He was an old man and he had a son and a daughter-in-law. The name of the son was Manfred and the name of daughter-in-law was Thekla. ये जो कहानी है ये जर्मनी में रहने वाले एक फैमिली की है और उस फैमिली में 3 लोगों को मुतारफ़ कराया गया है अभी तक की स्टोरी में, और उसमें एक बूढ़ा आदमी है और उसका बेटा और बहू है, ठीक है। और बताया गया कि मैनफ्रेड इज़ अ कारपेंटर, मीन्स जो उसका बेटा है वो कारपेंटर है, एंड कर्ट वॉज ऑल्सो अ कारपेंटर व्हेन ही वॉज यंग। आज तक अभी तक के लिए हमने ये पढ़ा था और आज हम इससे आगे की स्टोरी को पढ़ेंगे। आई होप यू आर रेडी विद योर बुक्स, सो ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 14। पेज नंबर 14। The young couple, Manfred and Thekla, had a son called William. The young couple, Manfred and Thekla, had a son called William. The boy liked to sit in the workshop and watch his father. अच्छा, जितने भी बच्चे होते हैं अक्सर उनको वही काम पसंद होता है जो उनके फादर का काम होता है। अगर फादर डॉक्टर है तो अक्सर बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं फिर आगे जाके। अगर टीचर होते हैं तो बच्चे टीचर ही बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो फादर है ये कारपेंटर है, तो इसके बेटे को भी कारपेंट्री के स्किल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ही लाइक्ड टू सिट इन द वर्कशॉप एंड वॉच हिज फादर। जो विलियम था, मतलब मैनफ्रेड का जो बेटा विलियम था, उसको अपने फादर की शॉप में बैठकर अपने फादर को काम करते हुए देखना बहुत पसंद था। As he grew older, he helped his father by fetching and carrying things. He helped his father by fetching and carrying things. As he grew older मतलब जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, as he grew older, he helped his father by fetching and carrying things. Fetching means go and bringing something. Fetch means go and bring something. जाकर कोई चीज़ लाना fetching होता है। carrying मतलब कोई चीज़ उठा के ले जाना, carrying, ठीक है। So he helped his father by fetching and carrying things. जैसे जैसे बड़ा होता गया उसको अपने फादर के साथ काम करने में भी मज़ा आने लगा। तो वो अपने फादर के साथ कभी क्या हेल्प करवाता, कभी कोई चीज़ जाके लेकर आनी होती तब भी ले आता, कोई चीज़ उठा के उसके साथ हेल्प करके एक जगह से दूसरी जगह ले जानी होती तब भी उसके साथ मदद करता। He learned to clean the tools and to take care of them. Now थोड़ा थोड़ा काम जो सीख रहा था तो उसमें एक काम उसने ये भी सीखा कि कैसे ये जो सारे टूल्स, कारपेंट्री में जितने भी टूल्स यूज़ होते हैं, इन सारों को कैसे साफ़ करना है और उनका ख्याल कैसे रखना है, ठीक है। मेन जो चीज़ होती है किसी भी काम के लिए वो उसमें इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ों का ख्याल रखना होता है। अगर आप चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं तो आप उनको ज़्यादा देर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर चीज़ जल्दी ख़राब हो जाए तो आपका ज़्यादा नुकसान होगा। He learned how to use a saw and a hammer and a chisel. अच्छा, पिक्चर में मैं ऑलरेडी आपको हैमर, चिजल और सॉ दिखा चुकी हूँ। दोबारा अगर आप देखना चाहते हैं तो पेज नंबर 14 पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। लेट्स हैव अ लुक एट पेज नंबर 14। ओके, मैनफ्रेड इज होल्डिंग अ हैमर इन वन हैंड एंड अ चिजल इन द अदर हैंड. Chisel in the other hand, and you can see that a saw is lying on the table. A saw is lying on the table. आरी मेज पर पड़ी हुई है। आरी मेज पर पड़ी हुई है और उसके एक हाथ में अगर आप गौर से देखें तो जो उसका राइट हैंड है उसमें हैमर है और लेफ्ट हैंड में
चिजल है। तो विलियम ने वक्त के साथ साथ इन तीनों चीज़ों को इस्तेमाल करना भी सीख लिया कि कैसे हैमर, चिजल और सॉ को यूज़ करते हैं। And his grandfather taught him to carve wood into wonderful shapes. और जो ग्रैंडफादर था, जो कर्ट था, उसने अपने इस ग्रैंडसन को कार्विंग भी सिखाई। अभी मैंने लेसन स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था कि कार्विंग वुड के अंदर डिज़ाइनिंग को कहते हैं, ठीक है। जो वुड में डिज़ाइंस बनाए जाते हैं उनको कार्विंग कहा जाता है। तो grandfather taught him to carve wood into wonderful shapes. taught का मतलब है सिखाया, ठीक है, सिखाया। अच्छा, teach का मतलब है सिखाना, taught का मतलब है सिखाया। जैसे उर्दू में वर्ड का चेंज आता है, सिखाना से सिखाया हो गया, इसी तरह इंग्लिश में टीच सिखाना, taught सिखाया, ठीक है। सो the grandfather taught him to carve woods into wonderful shape. Wonderful means amazing, ज़बरदस्त, ठीक है। The grandfather was very old now. Paragraph number 2 on page number 15. Line number 1 of paragraph number 2. The grandfather was very old now and getting older every day. Now, grandfather was very old and he was getting older every day. Getting older every day का मतलब है दिन ब दिन और भी बूढ़े होते जा रहे थे। मतलब grandfather was very old, बूढ़े थे बट और भी बूढ़े होते जा रहे थे। He was not very strong. He was not very strong. Now it is a natural thing, बहुत कॉमन सी बात है कि if a person is getting older, he would certainly be very weak. He is no more a stronger person. जब कोई इंसान बूढ़ा हो जाता है तो वो वक्त के साथ साथ कमज़ोर होता जाता है. He is no more a stronger person. His eyesight become very weak. So here his eyes were dim. His eyes were dim. Line number 2 of paragraph number 2. ओके, यहाँ रोशनी की वजह से ये लेज़र लाइट शायद आपको नज़र नहीं आ रही, सो इसलिए मैं लाइन नंबर भी बोल रही हूँ कि हिज आईज वर डिम एंड ही कुड नॉट सी वेल. उसकी नज़र भी बहुत कमज़ोर होती जा रही थी तो इसलिए उसको कुछ नज़र भी नहीं आता था. ठीक है, जो आई साइट थी वो बहुत ख़राब होती जा रही थी तो इस वजह से कुछ नज़र नहीं आता था. समटाइम्स हिज हैंड्स shook. Sometimes his hands shook. कभी कभार उसके हाथ कांपते थे. अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने taught का वर्ड बताया, ठीक है. teach सिखाना, taught सिखाया, shake कांपना, shook कांपा या कांपता था. मतलब पुरानी बात के लिए हम वर्ब चेंज कर देते हैं और ये जो चेंज होता है इसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हम कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर शुक का वर्ड है. शेख की जगह क्या वर्ड इस्तेमाल हुआ है? शुक. कभी कभी उसके हाथ कांपते थे. ठीक है, तो जो थे का मीनिंग आपको मिल रहा है यहाँ पर ये इस शुक की वजह से. अदरवाइज यहाँ पर लिखा होता है शेक. शेक आपको पता है कांपने को कहते हैं, हिलने को कहते हैं. ठीक है, सो sometimes his hands shook, sometimes he sat in a chair and nodded off. ठीक है, sometimes he sat in a chair, कभी चेयर पे बैठ जाते थे और nodded off सो जाते थे. अब बूढ़े लोग जो होते हैं वो थोड़े कमज़ोर होते हैं तो वो लोग बैठे बैठे भी अक्सर उनकी आंख लग जाती है. ठीक है, ज़्यादा कमज़ोरी की वजह से ऐसा होता है. तो और आप बच्चे भी हो, आप जब थके हुए होते हो तो आपने भी नोट किया होगा कि आप लोग गाड़ी में घर वापस जाते हुए, स्कूल से वापस जाते हुए अक्सर आपकी भी आंख लग जाती है बैठे बैठे. ठीक है, तो वो इंतहाई थकावट या कमज़ोरी की वजह से ऐसा होता है और यहाँ इस ओल्ड मैन के साथ भी ऐसा हो रहा था. इन द इवनिंग्स
When they all sat down to dinner at the table, Manfred and Thekla used to get angry with the old grandfather. In the evenings, अच्छा evening नहीं लिखा हुआ, evenings मतलब हर शाम ऐसा होता था. हर शाम मतलब रोज़ाना जितनी भी शामें थी उन सब में when they all sat down to dinner at the table, जब वो रात का खाना खाने के लिए बैठ जाते थे. डिनर मीन्स रात का खाना, लंच आपको पता है दिन का खाना होता है, ठीक है. और ब्रेकफास्ट इज़ अर्ली मॉर्निंग मील, तो जो सुबह सवेरे खाना खाते हो दैट इज़ ब्रेकफास्ट. लंच दिन के खाने को कहते हैं और डिनर रात के खाने को कहते हैं. अच्छा, इनके दरमियान में भी जो थोड़े बहुत होते हैं, मतलब जो लेट नाश्ता होता है, ठीक है, जो जब आप लोगों ने लंच की जगह उसको मतलब बहुत ज़्यादा छुट्टियों में ऐसा होता है कि आप लोग लेट जागते हो तो सुबह का नाश्ता आप इतना लेट कर लेते हो कि फिर दिन का खाना खाते ही नहीं हो, तो फिर उसको ब्रंच कहा जाता है, ठीक है. और जो शाम के वक्त 4 या 5 बजे के टाइम में जो आप खाना खाते हो दैट इज़ कॉल्ड सपर. सपर, ठीक है. सो ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, सपर, डिनर, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मील्स होती हैं. टाइप्स ऑफ मील्स के बाद अब हम वापस पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ आ रहे हैं. सो लुक एट लाइन नंबर 1 ऑफ पैराग्राफ नंबर 3 ऑन पेज नंबर 15. In the evenings, when they all sat down to dinner at the table, Manfred and Thekla used to get angry with the old grandfather. In the evenings, when they all sat down to dinner at the table, Manfred and Thekla used to get angry with the old grandfather. अच्छा, when they all sat down to dinner at the table, जब कभी भी वो डिनर के लिए बैठते थे एक साथ, तो थेक्ला एंड मैनफ्रेड दादा जान पर बहुत गुस्सा होते थे. मतलब उन दोनों को दादा जान पर बहुत गुस्सा आता था. यहाँ पर 2 वर्ड्स को आप देख लें. लाइन नंबर 1 में दे ऑल सैट डाउन टू डिनर. सैट, इस वर्ड को देखें, सैट. सैट सिट का सेकंड फॉर्म है. अच्छा, सिट और सैट, जिस तरह मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको टॉट का बताया कि टीच का मतलब है सिखाना, टॉट का मतलब है सिखाया, इसी तरह सिट का मतलब है बैठना, सैट का मतलब है बैठा, और यहाँ पर बैठते थे. मतलब पुरानी बात को जब हम डिस्कस करेंगे तो हम वर्ब को चेंज कर देते हैं, और वर्ब का जो ये वाला चेंज है इसको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं. दे ऑल सैट डाउन टू डिनर, वो सब डिनर के लिए बैठे. या व्हेन दे ऑल सैट डाउन टू डिनर, और जब भी वो डिनर के लिए बैठते थे, मतलब पुरानी बात है, ठीक है. अभी की बात होती तो दे ऑल सिट डाउन, वो सब बैठते हैं, ठीक है. अच्छा, मैनफ्रेड एंड थेक्ला यूज्ड टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंडफादर. मैनफ्रेड और थेक्ला दादा जान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे. यूज टू वर्ड जो है यूज टू हम ऐसी सिचुएशन में यूज़ करते हैं जब हम किसी पुरानी आदत के बारे में बात करें कि एक काम जो रोज़ आना होता था पहले, तो उसको हम जब डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उसको जब हम बयान कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं यूज टू. जैसे आई यूज टू ड्रिंक मिल्क बट नाउ आई टेक टी. पहले दूध पिया करती थी बट अब चाय पीती हूँ, ठीक है. आई यूज टू ड्रिंक मिल्क, आई यूज टू ड्रिंक मिल्क. अच्छा, यहाँ यूज टू का मतलब इस्तेमाल करना नहीं है, मतलब ये एक ऐसा वर्ड है यहाँ पर जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि मैं कोई पुरानी बात बता रही हूँ आपको, ठीक है. वी यूज टू प्ले आउट बट नाउ वी आर एट होम. हम पहले बाहर खेलते थे बट अब हम घर में हैं, ठीक है. आई यूज टू राइड अ बाइसिकल बट नाउ आई डोंट. पहले मैं साइकिल चलाया करती थी बट अब नहीं, ठीक है. दे यूज टू मेक फन ऑफ अदर्स बट नाउ दे डोंट. पहले वो लोग सबका मजाक उड़ाते थे बट अब ऐसा नहीं करते, ठीक है. वी यूज टू विजिट गार्डन बट नाउ वी डोंट. पहले हम बाग की सैर करने के लिए जाते थे लेकिन अब नहीं जाते.
तो पुरानी बात जब भी बतानी हो तो हम यूज़ टू का वर्ड लगा देते हैं, ठीक है। यूज़ टू के बाकी भी काफ़ी यूजेस हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पर सिर्फ ये एक मीनिंग को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ ये पुरानी बात को डिस्कस कर रहा है, ठीक है, डिस्क्राइब कर रहा है। I am reading this line again. In the evenings, when they all sat down to dinner at a table, Manfred and Thekla used to get angry with the old grandfather. He was slow and clumsy. He was very slow. अच्छा, ये जो old people होते हैं, जो आपके दादा जान होंगे या दादा जान के आपके जो फादर वगैरह आपने देखे हों, तो आपने देखा होगा कि वो इंतहाई कमज़ोरी की वजह से कोई भी काम जल्दी नहीं कर सकते, इंतहा के वीक होते हैं, तो इस वजह से वो अपना काम जल्दी से नहीं कर सकते, ठीक है। तो दे आर वेरी स्लो एंड क्लमजी। समटाइम वी फील दैट इट इज़ वेरी ऑकवर्ड, मतलब कभी कभार हमें बहुत अजीब लगता है कि इतने ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा स्लो कोई नहीं होता ना। व्हेन यू फील समथिंग वेरी ऑकवर्ड, जब आपको बहुत कुछ अजीब लगे, सो यू कॉल इट क्लमजी। जब कोई चीज़ आपको बहुत अजीब लगे तो इसको हम ऑकवर्ड कहते हैं, या क्या कहते हैं, क्लमजी कहते हैं। जो चीज़ हम नॉर्मली एक्सपेक्ट नहीं करते वो ऑकवर्ड होती है, या फिर क्या होती है, क्लमजी होती है। सो थेक्ला और मैनफ्रेड की नज़र में ओल्ड ग्रैंडफादर वॉज स्लो एंड क्लमजी. Sometimes he broke a glass, sometimes he dropped a spoon, and sometimes he spilled soup on his clothes. दोबारा पढ़ रही हूँ. Sometimes he broke a glass, sometimes he dropped a spoon, and sometimes he spilled soup on his clothes. ठीक है. कभी कभार हाथ से ग्लास टूट जाता था, कभी कभार चम्मच गिर जाती थी, कभी कभार तो जो सालन होता था या सूप होता था वो उनके कपड़ों पे गिर जाता था. स्पिल्ट का मतलब है डुल जाना, ठीक है. जो लिक्विड कभी गिर जाए तो दैट इज़ कॉल्ड स्पिलिंग, ठीक है. आप सॉलिड चीज़ों के लिए आप ये वर्ड नहीं यूज़ कर सकते, ठीक है. अब सॉलिड स्पून है, स्पून जब गिरता है तो इन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया है ड्रॉप्ड, ठीक है, गिरना. समटाइम्स ही ड्रॉप्ड द स्पून. लेकिन जब लिक्विड कोई चीज़ गिरती है तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, स्पिल्ट. एक्चुअली द वर्ड इज़ स्पिल. लेकिन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है स्पिल्ट. वो गिरा देते थे, ठीक है, उनसे गिर जाता था. समटाइम्स ही स्पिल्ट सूप ऑन हिज क्लोथ्स. कभी कभार उनके कपड़ों पर सूप गिर जाता था या वो गिरा देते थे. ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल. आखिर को वो थे तो ओल्ड मैन, ठीक है. ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल. तो जब बेटा और बहू थे तो उन्होंने क्या किया कि वो हर वक्त डांटते रहते थे अपने, मतलब फादर इन लॉ जो थे उनको डांटते थे. यहाँ पर आपने आज जो चीज़ें रीडिंग के वक्त नोट की होंगी कि मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म के बारे में बताया कि जब हम आज की बात कर रहे हों तो आज की बात बताते वक्त हम सिंपल ओरिजिनल वर्ब यूज़ करते हैं. जैसे आपको सिट, स्टैंड, ईट, ड्रिंक या लर्न, हेल्प, ये सारे वर्ड आपने सीखे हुए हैं, ठीक है. लेकिन अगर हम पुरानी बात कर रहे हैं तो वही वर्ड्स हमारे चेंज हो जाते हैं. हेल्प से हेल्प्ड बन जाता है, हेल्प्ड. लर्न, लर्नट. टीच क्या बन जाता है, टॉट, ठीक है. और शेक क्या बन जाता है, शुक. नोडेड. सिट, सैट. ड्रॉप्ड. अच्छा, ये ड्रॉप्ड जो साउंड है ये तकरीबन टी साउंड आपको आखिर में देती है. लगाया यहाँ डी है लेकिन आप इसको पढ़ोगे टी, ड्रॉप्ड. और जो नेक्स्ट वर्ड है स्पिल मतलब लिक्विड गिरा देना, कोई पानी या सूप या सालन या दूध या कोई भी ऐसी लिक्विड चीज़ गिराने को स्पिलिंग कहते हैं. कभी कभार आप डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए होते हो, खाना खा रहे होते हो, आपसे ग्लास ऑफ वाटर स्पिल हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ पर ग्रैंडफादर से कभी कभार सूप स्पिल हो जाता था ऑन द टेबल,
or sometime on his clothes. He was an old man after all. आखिर को था तो एक बूढ़ा आदमी. सो आज के लिए इतना काफ़ी है. ठीक है, बातें याद रखें कि ये स्टोरी एक फैमिली की है, एक इंतहाई छोटी फैमिली जिसमें एक दादा, बेटा, बहू और एक पोता है. ठीक है, और कारपेंटर है. जो फैमिली है, ये शुरू से कारपेंटर्स की फैमिली है. और क्या बात है कि यहाँ पर ग्रैंडफादर के बारे में बताया जा रहा है कि ग्रैंडफादर वाज वेरी ओल्ड एंड ही यूज्ड टू मेक मेस वाइल ईटिंग द डिनर. जब कभी वो डिनर खाता था तो कभी कभार कुछ ऐसा ख़राब कर देता था, कुछ गंद मचा देता था कि जिसकी वजह से उसका बेटा और बहू उसको डांटते थे. ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है. आज का आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने इस पेज में, पेज नंबर 15 में, वो सारे वर्ब्स अंडरलाइन करने हैं जिनकी सेकंड फॉर्म यहाँ मौजूद है. आप अगर लेक्चर को गौर से सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको वो सारे मिल जाएंगे, क्योंकि अभी जब मैं रिपीट करवा रही थी तो मैंने आपको सारे वही वर्ब्स बोले जो इस पेज में मौजूद है. लेक्चर को गौर से सुने ताकि आपको आपका होमवर्क करने में आसानी हो. आज के जितने भी पैराग्राफ्स थे, इनमें जितने भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज़ हुए हैं, आपने उनकी लिस्ट बनाकर रफ़ कॉपी में लिख के हमें दिखानी है. ठीक है, आई होप आप सब लोग होमवर्क करेंगे. विश यू बेस्ट ऑफ लक. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक्स फॉर योर टाइम. अल्लाह हाफिज़. अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा.